एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक सॉर्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ है, कह लो एरेज के कह सकते हैं आप। मतलब ये कि आप इसके अंदर एरेज में आप पाबंद होते हैं दो चीज़ों के, कि एरेज जो होती हैं वो डायनामिकली ग्रो नहीं कर सकती। एरेज का साइज स्टैटिक होता है, उसमें ब्लैंक एलिमेंट से डील करना पड़ता है, उस पर अपनी मर्जी की सीक्वेंसिंग नहीं आप अचीव कर सकते। बट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से आपके पास तीन डेटा टाइप्स हैं: स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट, जिसके थ्रू के आप अपने पास डायरेक्ट एक्सेस रख सकते हो वेरिएबल्स का। अपने पास जो है आप ब्लैंक एलिमेंट से आपको डील नहीं करना पड़ता। प्लस ये है कि आपको उसमें अपनी मर्जी की सीक्वेंसिंग आप जो है अचीव कर सकते हो। मतलब ये कि आपके पास तो ये है ना कि या तो बबल सॉर्ट लगा के सेंडिंग में कर लो, डिसेंडिंग में कर लो, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन लिंक लिस्ट में आप जैसा से है वो अपनी मर्जी ले सकते हो। तो तीन किस्म की डेटा टाइप है। सबसे पहले अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक क्या है? इसको समझना जो है आपके सिलेबस पे एरेज के हद तक ही है, और ज़्यादातर इसकी डायग्राम ड्राइंग है पेपर 2 में, जबकि पेपर 3 में और पेपर 4 में इसके कोड्स भी हैं। तो इसलिए हम जो है इसको एक साथ ही पढ़ सकते हैं। वैसे एक साथ पढ़ा जाएगा वैसे, हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोड करके मैं फिर आपको एक अलग डॉक्यूमेंट में पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जो है हम इसके डायग्राम्स की बात करते हैं जो कि पेपर 2 में आने हैं आपको। पेपर 2 में आपके स्टैक से जो है कि कितने खाली आपके पास ये हैं। अच्छा, ये स्टैक जो है ये फॉर एग्जांपल एरे है, बस मैंने साइड वाइज ड्रॉ कर दी है, जिसकी कि मेरे पास इंडेक्सेस 1 2 3 4 5 एंड 6 इंडेक्सेस मेरे पास इसकी मौजूद है। इस एरे का नाम बेसिकली स्टैक रखा जाएगा। एंड इसके अंदर कुछ कमांड्स हमें गिवन है यहाँ पर: पुश 30, और हमारे पास उसके बाद आ जाता है पुश 40, पुश 55। फिर उसके बाद वो कह देता है हमें कि दूसरे फंक्शन यहाँ पे दे देते हैं हमें, लाइक पॉप पॉप, एंड अगेन वो दे देता है हमें पुश 90। अब इन कमांड्स से हम किस तरह से डील करेंगे? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले समझने की बात है कि हमारे पास एक यहाँ पर जीरो इंडेक्स के ऊपर, यानी कि जो फर्स्ट इनवैलिड इंडेक्स है, इसके ऊपर एक पड़ा होता है, इसको कहते हैं टी एस पी। टी एस पी, टी एस पी का क्या मतलब है? टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। इसकी दो फंक्शनिंग्स होती हैं। इसको एज एन इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है इस एरे में वैल्यू स्टोर करने के लिए। आप मर्जी से अपनी कोई इंडेक्स ही स्टोर करते हो यहाँ पर। टीएसपी को एज एन इंडेक्स यूज करते हो वैल्यू स्टोर करने के लिए। एंड ये पॉइंट कर रहा होता है टू वर्ड्स, या तो लास्ट आइटम एडेड या नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ। अगेन केस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से सेट करना है, वो हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो टीएसपी यहाँ पे 0 पर है। कोई वैल्यू पुश की जाती है, पहली कमांड चलती है पुश 30, तो टीएसपी इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, फर्स्ट इंडेक्स की तरफ आएगा, वैल्यू 30 को स्टोर कर देगा। पुश पता है क्या करती है? पुश जो है बेसिकली आपके टीएसपी को इंक्रीमेंट कर रही होती है। पुश टीएसपी को इंक्रीमेंट करती है। उसके बाद फिर से पॉप पुश कमांड चली 40 के लिए, तो ये इंक्रीमेंट किया बाय 1, एंड यहाँ पर 40 वैल्यू पुश हो गई। उसके बाद फिर से ये इंक्रीमेंट किया पुश 55 के लिए, 55 यहाँ पे पुश हो गया। उसके बाद आपको नजर आ रहा होगा पॉप, पॉप चला, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारे पास पॉप चला, तो क्या होगा कि आपके पास टीएसपी डेक्रीमेंट करेगा इधर, टीएसपी इधर आकर डेक्रीमेंट करेगा बाय 1। क्यों करेगा? बिकॉज जो पॉप कमांड होती है ये टीएसपी को डेक्रीमेंट कराती है। -1 हुआ टीएसपी, फिर से पॉप की कमांड चली, तो फिर ये एक वैल्यू यहाँ पर नीचे टीएसपी इधर आ जाएगा। अभी तक पहले की तरह क्या था कि इस स्टेट तक टीएसपी पहले इधर आया था, उसके बाद अपडेट होता होता इधर आ गया। ये जो दो वैल्यूज है ना, दीज टू वैल्यूज आर रिमूव फ्रॉम दी एरे। ये वैल्यूज जो हैं आपकी इसमें से डिलीट हो गई। अच्छा, ये जो डिलीशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ए लेवल के लिए है। आगे जब आप इसको जाकर अपने पास यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यूज एक्चुअली डिलीट नहीं होती हैं, लेकिन ए लेवल में आपसे डिलीट करवा देते हैं। तो मतलब एक जीरो वहाँ पे साइन हो जाता है, ब्लैंक स्ट्रिंग साइन हो जाता है, कुछ भी करके आप उसको रिमूव कर देते हो यहाँ पर।
इसके बाद कि जब आपके पास ये वैल्यूज़ रिमूव हो गई तो टीएसपी आपका फिर इधर आ गया। उसके बाद आपके पास फिर पुश 90 की कमांड चली, उस केस पे फिर से टीएसपी इंक्रीमेंट किया बाय 1 एंड इस दफ़ा यहाँ पर 90 वैल्यू जो है यहाँ पर पुश हो गई। एंड अब आपके पास टीएसपी की फाइनल पोजीशन क्या आ रही है कि टीएसपी की जो फाइनल पोजीशन है उसकी वैल्यू जो है दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इंडेक्स नंबर 2। फाइनल टीएसपी पॉइंट कर रहा है इंडेक्स नंबर 2 की तरफ। यहाँ समझ में आया कि यहाँ पर क्या केस था, कैसे काम हुआ है सारा? जी जी। अच्छा, इस पे जो टीएसपी है ना, इधर ही बात समझने की जरूरत है कि इस केस पे टीएसपी इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लास्ट आइटम एडेड। ये जो है इधर टीएसपी इस केस में जो सबसे आखिर में आइटम ऐड हुआ है ये उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है ना, सेकंड इंडेक्स की तरफ, जिधर सबसे लास्ट पे आइटम ऐड हुआ था ये उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। दूसरा आपके पास केस क्या आता है कि दूसरे केस के अंदर अगर हम इसी को नीचे कॉपी कर लें तो टीएसपी का बिहेवियर भी डिफरेंट आता है थोड़ा सा आपके पास एक। वो बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है कि फॉर दी सेम कमांड्स टीएसपी की इनिशियल वैल्यू डिफरेंट रखी जाती है। इस दफ़ा इनिशियल वैल्यू किस तरह से उसकी डिफरेंट रखी जाती है कि इस दफ़ा टीएसपी को पता है किधर पॉइंट कराया जाएगा? टीएसपी आपका इंडेक्स नंबर 1 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। अब टीएसपी को कैसे अपडेट किया गया है? इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स टीएसपी नाउ पॉइंट्स टू नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। कि ये सबसे अगली जो अवेलेबल फ्री स्पेस है ये उसकी तरफ पॉइंट करे कि अगली खाली जगह कौन सी है। वही सारी कमांड्स अगर हम यहाँ पे दोबारा रन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है पोजीशन हुआ था 30, फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंट किया था, उसके बाद पोजीशन हुआ था 40, उसके बाद ये पुश किया था। आप देख लो कि पहले वो टीएसपी इंक्रीमेंट कर रहा है, उसके बाद वैल्यू अंदर जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि पहले वैल्यू अंदर जाती थी फिर इंक्रीमेंट हो रहा था। अब इधर पहले इंक्रीमेंट करते हैं फिर वैल्यू जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा दोबारा से। तो अब ये नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब जब पॉप का ऑपरेशन चलेगा ना तो पॉप के लिए पहले ये -1 करेगा, उसके बाद आपके पास वैल्यू रिमूव होगी, फिर डेक्रीमेंट करेगा एंड फिर वैल्यू रिमूव हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे 90 आएगा एंड फिर से जो है आपका टीएसपी इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 एंड इस दफ़ा आप देख सकते हैं कि टीएसपी की फाइनल टीएसपी जो है वो किधर पड़ा हुआ है, 3 के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि टीएसपी अब इनिशियली पॉइंट कर रहा था टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। तो ये दो हालात होते हैं कि या तो टीएसपी क्या कहते हैं पॉइंट कर सकते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, या टीएसपी पॉइंट करता है टुवर्ड्स द लास्ट डाटा आइटम एडेड। इधर मैं लिख देता हूं कि टीएसपी आइदर पॉइंट्स टू नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस और the last item added to the stack। अब इस केस को समझने की ज़रूरत है कि केस 1 और 2 के अंदर क्या फ़र्क था। कि अगर आपके पास यहाँ पर केस 1 है जिधर के वो पॉइंट कर रहा था टुवर्ड्स द लास्ट आइटम एडेड, तो जब आप पुश करते हो वैल्यू को, इसके अंदर जब आप वैल्यू को पुश करते हो तो इसके अंदर जो है सब पहले जो है पहले पहले जो है क्या कहते हैं, केस 1 में क्या था, लास्ट आइटम एडेड में पहले टीएसपी इंक्रीमेंट करता है एंड उसके बाद जो है वैल्यू इज एडेड। जबकि इधर जब आप पॉप का फंक्शन चलाते हो तो पॉप में क्या होता है कि पहले वैल्यू रिमूव होती है,
वैल्यू इज रिमूव्ड, एंड फिर जो है कि कहते हैं TSP -1 करता है। जबकि अगर हम यहाँ पर ही केस 2 की बात कर लें तो केस 2 में क्या होगा कि जब आप चलाते हो यहाँ पे पुश, तो उसमें पहले वैल्यू ऐड हो रही थी, वैल्यू इज एडेड, एंड फिर उसके बाद TSP इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1। एंड जब आप पॉप करते हो यहाँ पर, तो तब क्या हो रहा था कि आपके पास TSP पहले -1 कर रहा था, उसके बाद वैल्यू इज रिमूव्ड, इज रिमूव। ये सारा केस समझ आया आपको कि क्या था? समझ में तो आगे मैं पूछा था, ओवरऑल जो कंटेंट्स हैं स्टैक के वो तो मतलब चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ टीएसपी की जो फाइनल पोजीशन है वो चेंज हो रही है जी, वही मैं बता दोनों रहा था कि केसेस। इसमें बेसिकली जो है TS आपका जो डाटा रीड किया जाता है ना, इस पर जो डाटा रीडिंग होती है मैं बता देता हूँ कि डाटा इज रेड फ्रॉम लाइक आपने आउटपुट करना हो फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स अंटिल TSP, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर तक जो है डाटा रीड किया जाता है, यानी कि 30 फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे 30 और 90 तक आकर, और उसके बाद यहाँ पर रुक जाएंगे, या TSP तक रीड किया जाता है, TSP -1 तक रीड किया जाता है। अगेन वो डिपेंड करता है कि कोड आपका क्या बात कर रहा है, लेकिन यही होता है आपका कि डाटा जो है उससे शुरू करता है TSP -1 से, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर TSP -1 तक। इधर एक और समझने की बात ये भी है कि आपके पास ये जो होती है, क्या कहते हैं, जो आपका स्टैक होता है ना, ये स्टैक फॉलो करता है लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम सबसे आखिर में अंदर आया था वो सबसे पहले बाहर निकलता है। आपने देखा था कि सबसे आखिर में 55 आया था, तो सबसे पहले पॉप भी 55 हुआ, एंड उसके बाद 40 पॉप हुआ। तो ये एक लास्ट एंड फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है कि जिधर सबसे आखिर में आने वाला आइटम सबसे पहले बाहर निकलता है। सही। ये सारा समझ आ गया? हम्म। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आ जाती है, अगली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में हमारे पास मौजूद है क्यूज़। बल्कि वजह इसको बता दें कि लीनियर क्यू है आपके। अगली अगली जो है हमारे पास दैट इज़ लीनियर। एक तो यार ये डॉक्यूमेंट का बड़ा इशू है, इधर से शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने निशान लगाए हुए ना, ये बेसिकली मैंने अपनी मशहूरी के लिए नहीं लगाए हुए। मैं अभी कुछ दिन पहले जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के लिए पढ़ा रहा था, एंड उसमें सारे डायग्राम्स थे। अब इस पर ना कोई पेज डिवाइडर पॉइंट नहीं होता वन नोट पर। हुआ ये कि वो जितने डायग्राम्स थे ना मेरे सारे, वो किसी पेज डिवाइडर के ऊपर आ रहे थे, एंड वो सारे डायग्राम्स ख़राब हो गए मेरे। मैं बड़ा तंग हुआ। उसके बाद से मैंने पेज डिज़ाइन कर लिया अपने लिए, जिसके अंदर के पेज डिवाइडर जो है ना, मैंने इस लोगों के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये इसका पेज डिवाइडर है। तो इस वजह से ये आपको दरमियाने लोगो नज़र आ रहे हैं, उस वजह से मैं इसे बच बच के ड्रॉ कर हम्म। रहा हूँ ताकि मेरे कोई। समझ में आ गया उस हाँ आउटपुट पे फिर वो बीच बीच में वो हाँ खराब हो कट, जाता है फिर वो हाँ कट जाते हैं कट वो। हो जाता है। सही। वो पहले तो बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन जब वो डायग्राम्स पे इतनी मैंने मेहनत की थी, अब देख लो ना, मैंने अच्छे खासे प्यारे 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 बनाए हैं, वो कट गए, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसके बाद से ये चीज़ डिफाइन कर ली है कि इस पे पेज पे पता चल जाए। अच्छा, ऊपर से इनके अंदर कोई डिवीजन इन्होंने खुद नहीं बताई होती कि किस तरह पे डिवाइड होता है। मैंने कैलकुलेट किया कि 28 लाइन के बाद जो है ना अगला पेज शुरू होता है, तो वो 28 लाइन के बाद जो है ना 29 लाइन के ऊपर ये पड़ा हुआ है लोगो। तो खैर, अब जो है देखते हैं कि अब ये ठीक आउटपुट होता है या नहीं। मुझे अभी भी नहीं पता कि ठीक बनेगा या नहीं बनेगा। खैर, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अब हमारे पास लीनियर क्यू की बात करते हैं। लीनियर क्यू का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्योंकि इस पे दो पॉइंटर्स मौजूद हैं। ओहो, लीनियर क्यू के अंदर हमारे पास दो पॉइंटर्स मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा बना दिए, इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए थी।
1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अच्छा, अब क्यू के अंदर क्या केस होता है कि क्यू जो है ना, यहाँ पर आपके पास ये जो लीनियर क्यू है, इसके लिए कुछ कमांड्स आपके पास अगर फॉर एग्जांपल लिखी हुई हैं, एन क्यू 10, एन क्यू 20, एन क्यू 35, उसके बाद आपके पास आ जाता है एन क्यू 75, उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे डी क्यू को हम डिफरेंट कलर से ले रहे थे, डी क्यू, डी क्यू, एंड उसके बाद फिर से आपके पास आ जाता है एन क्यू 100। अब देखो इसमें सिचुएशन क्या होगी कि आपके पास इंडेक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होता है कि आपके पास इसके अंदर दो पॉइंटर्स मौजूद होते हैं। एक आपके पास होता है EQP, एंड एक आपके पास होता है आपका प्यारा FQP, जो कि पॉइंट कर रहा होता है टूवर्ड्स द इंडेक्स 0। ये FQP के भी दो केसेस होते हैं, लेकिन खैर इसमें बेसिकली EQP इज द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ये आपका एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है, जबकि ये आपका ये भी EQP लग रहा है, ये जो है ये आपका है फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर। अब क्या होता है इसके अंदर कि जब आपने किया NQ10, आपने जब किया NQ10 तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, एंड NQ10 क्या करेगा कि ये आपके EQP को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। आपका EQP जो है यहाँ से उठ के वैल्यू पहले ऐड होगी, फिर यहाँ पर ये एक वैल्यू ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपने 20 डाला, फिर ये इंक्रीमेंट करके ऊपर आ जाएगा, 35 डाला, फिर ये इंक्रीमेंट करके ऊपर आ जाएगा, फिर आपने 75 डाला, फिर ये एक इंक्रीमेंट करके ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इधर EQP किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ, पॉइंट्स टू नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। जबकि FQP का क्या सिचुएशन है कि जब आप DQ करोगे ना तो FQP इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, इधर FQP इंक्रीमेंट कर रहा है एंड ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी आपकी, उसके बाद फिर से ये DQ पे इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 एंड वैल्यू 20 आपकी रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपके FQP को इंक्रीमेंट कराता है बाय 1 और वैल्यू को रिमूव कराता है। उसके बाद NQ 100 है, जिधर 100 यहाँ पर ऐड होकर वैल्यू यहाँ तक आ गई। इधर यहाँ पर मतलब ये है कि FQP क्या करा रहा है, FQP बेसिकली आपसे पॉइंट्स टूवर्ड्स द लास्ट आइटम रिमूव्ड, जो आपने आखिरी आइटम रिमूव किया था ये उसकी तरफ जो है पॉइंट करा रहा है आपको। अगर आपका अच्छा, यहाँ पर आपको कोई सवाल इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा, देखो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास अगर FQP और EQP की सेम वैल्यू हो, इस केस में क्या बनेगा, इसके इस तरह के सवाल से पूछा हुआ है कि अगर आपके पास यहाँ पर FQP इज इक्वल टू EQP, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये ओनली वन आइटम, इसका ये मतलब बनता है ना, क्योंकि अगर आप इसके अंदर से देखो ना, जब आप इधर अभी आपका EQP इधर है, नहीं इधर तो इस केस पे EQP FQP की इक्वल ही नहीं होगा,
ये डी क्यू कॉल हुआ, ये डी क्यू कॉल हुआ, ये भी डी क्यू कॉल हुआ। तो इस केस में तो एफ क्यू पी की इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि हाँ नहीं, इस केस में नहीं आएगा, सॉरी, इस केस में ये नहीं आएगा, वो और केस होते हैं जिसमें आता है। अच्छा, इसमें फिर एक और केस आपके पास दूसरा जो है ये आ जाता है कि जिसके अंदर आपका ये, अगर हम इसी डायग्राम को नीचे ले जाएं, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर दूसरा केस आपके पास ये आ जाता है कि वो यहाँ पर एफ क्यू पी और ई क्यू पी को जो है, एफ क्यू पी या ई क्यू पी को दोनों को ज़ीरो पे रख देगा, कि आपका ई क्यू पी भी इधर हो एंड आपका एफ क्यू पी भी इधर हो। अच्छा, एफ क्यू पी भी ऊपर हो सकता है, ऐसा कि एफ क्यू पी ऊपर हो, ई क्यू पी नीचे हो, तो इस तरह की काफ़ी सारी वेरिएशन बन रही होती है। लेकिन इस वेरिएशन में मैं समझा देता हूँ कि इस वेरिएशन में भी ये होगा कि सबसे पहले आपके पास क्या हुआ था कि सबसे पहले आपने एन क्यू किया था अपने पास 30, क्या वैल्यूज़ थी, 10 20 35 75, कि जब आपने इधर वैल्यू ऐड की तो अब क्या होगा कि पहले ई क्यू पी इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और फिर वैल्यू 10 ऐड हुई, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, फिर वैल्यू 20 ऐड हुई, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू 35 ऐड हुई, एंड फिर ये इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और फिर आपके पास वैल्यू 75 ऐड हुई। उसके बाद क्या होता है कि वो एफ क्यू पी को इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1 और 10 रिमूव होता है, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1 और 20 रिमूव होता है, उसके बाद ई क्यू पी दोबारा से इंक्रीमेंट करता है एंड आपके पास यहाँ पर 100 आ जाता है। अब अगर आप देखो कि यहाँ पर एफ क्यू पी अभी भी किधर पॉइंट कर रहा है, एफ क्यू पी का यहाँ पे बिहेवियर तो सेम है, ई क्यू पी पॉइंट्स टूवर्ड्स द लास्ट आइटम एडेड, अभी इधर पॉइंट कर रहे हैं टूवर्ड्स लास्ट आइटम एडेड। अब यहाँ पर देखो कि इस केस के अंदर कि अगर आपका यहाँ पर जो है एफ क्यू पी ई क्यू पी के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्यू है वो ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी एम टी क्यू है। इधर भी देखो ना, दोनों की वैल्यू जीरो थी तो क्यू एम टी कंसिडर होगी। समझ में आई बात? समझ आ गया। अच्छा, इसके अंदर इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाएं ताकि मैं एक दो बातें यहाँ पर लिख सकूं कि हाँ, कि इन क्यू, जो क्यू है ना वो आपका फॉलो कर रही है फीफो स्ट्रक्चर। फीफो स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट एंड अगेन इसके भी वही दो केसेस आपके पास बन रहे हैं कि वेयर इन द केस वन आपके पास या तो ये है कि आपके पास केस एक ये हो सकता है कि आपका ए क्यू पी ज़ीरो हो, एफ क्यू पी भी ज़ीरो हो, सॉरी ये केस नंबर 2 है वैसे, वो गलत चीज़ मिटा दी कि ई क्यू पी यहाँ पर 1 था, केस 1 में ई क्यू पी 1 था, एफ क्यू पी 0 था। केस नंबर 2 में आपके पास क्या बन रहा था कि आपके पास ई क्यू पी भी जो है ज़ीरो हो और एफ क्यू पी भी ज़ीरो हो, वरना ये केस भी हो सकता है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों वैल्यूज़ 1 पे सेट हुई हुई हैं। इस तरह के डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। अगेन इसके ऊपर जो उसका कोड है वो वेरी करेगा, तो जब हम कोड पढ़ेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे कि कोड में हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। मगर इधर समझने की बात ये है कि जब आपके पास when EQP reaches when EQP reaches 7, यानी कि जो मैक्सिमम इंडेक्स है, it cannot use any
empty slots below, जो कि आपका स्लॉट नंबर 1 और 2 थे, इसको नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि आपके पास जब ये इधर पहुंची है EQP तो अब ये फुल कंसिडर होगी, हालांकि फुल नहीं हुई, ये जगह भी खाली थी, लेकिन इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो इनर लीनियर क्यू। इस चीज़ को यूज़ करने के लिए दोबारा आपके पास सर्कुलर क्यू इस्तेमाल की जाती है। इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो अपने पास सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर्कुलर क्यू हमारे पास क्या होती है, उसकी तरफ जाते हैं हम। सर्कुलर क्यू में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि अगेन ये भी आपके पास, अच्छा मैंने बताया कि स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हो रहा है, हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फीफो स्ट्रक्चर है कि जो आइटम सबसे पहले आया था सबसे पहले निकला भी वो, 10 सबसे पहले आया था, गया भी सबसे पहले वही। अच्छा यहाँ तक बात समझ आती है सारी? समझ में तो आ रहा है सर, थोड़ा अच्छा मुश्किल है ये, मतलब अभी काफी इसका कोड, सारी अभी इसका कोड जो आने वाला है ना आपको, वो आपकी सही आपको बताएगा कि आप कंप्यूटर साइंस और पढ़ रहे हो। सर पेपर 2 गए, पेपर 4 गए? पेपर पेपर 2 में एक आधी दफ़ा सवाल आया है सिर्फ एक ही दफ़ा, वो भी अनफेयर बनता है, पेपर 2 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेपर 3 और 4 में तो है ना, और देना तो आपने है ही। अच्छा, पेपर आपको 3 में भी है कोडिंग? छोटा छोटा मोटा है, उसमें बहुत थोड़ा आता है, 7 या तो 8 नंबर का एक ही सवाल होता है। पेपर 4 में तो सर पाइथन है, तो पाइथन में तो मतलब सूडो कोड वाली लैंग्वेज नहीं होगी, तो उसकी अपनी लैंग्वेज होगी कोडिंग उसकी आई। वजह ये है कि क्योंकि सूडो कोड में एक तो मैं समझाता इसलिए हूँ कि क्योंकि आपने पेपर 3 में बहरहाल वो एक आधा सवाल पूछेगा उसके ऊपर, तो पेपर 3 में अगर वो आ गया तो क्या करोगे। दूसरी बात है कि सूडो कोड आपने पढ़ा हुआ है अभी फ्रेश, समझ फ़ौरन आ हम्म। जाएगा आपको। मैं हाँ, ये आपको भी है। पाइथन सिखाने के बाद उस पर तो जब सूडो कोड पे समझाऊंगा तो हम्म पाइथन में हम्म हम्म, आपको मिनट लगेगा करने में, ऑल्दो मैं पाइथन में भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, सही लेकिन सही उसमें जो है कि कितने आपको ईजी हो जाएगा। सही सही। 1 मिनट की ब्रेक लेनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ तब तक कि क्या कोड है। सर्कुलर क्यूज़ की बात करते हैं कि सर्कुलर क्यूज़ क्या काम करेंगी। सर्कुलर क्यूज़ के जो है हमारे साथ स्पेशल मोहब्बत ये होती है कि सर्कुलर क्यूज़ हमें वो एरे इंडेक्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रही होती हैं। इसी एरे के ऊपर अगर हम दोबारा बात करें कि ये अगर एक सर्कुलर क्यू है, इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास बिल फर्ज आपका इधर EQP आपका पड़ा हुआ है इधर, ठीक है, एंड आपका FQP भी इधर पड़ा हुआ है। क्या होता है कि आपको कुछ कमांड्स दी गई हैं, इधर कमांड्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए होंगी ताकि मैं समझा सकूं। NQ10, NQ20, NQ30, NQ40, ये चलो इधर मैं चेंज कर लेता हूँ वैल्यूज़ को, ये 90 कर लेता हूँ और ये 28 कर लेता हूँ, ठीक है, 30, 40। उसके बाद ये आपके पास हो गया NQ50, NQ60। उसके बाद आपके पास कमांड चलेगी DQ की, DQ, और फिर उसके बाद DQ की कमांड चलेगी। अब मुझे लग रहा है पेज ख़राब, अच्छा नहीं शुक्र है नहीं किया मैंने। अच्छा उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास यहाँ पर आ जाएगा NQ70 एंड NQ80, NQ90। अच्छा अब देखो ये सारी कमांड्स कैसे चलेंगी। सबसे पहले होगा ये कि आपके पास सबसे पहले वैल्यू पुश हुई 90, NQ हुई 90 और ये इंक्रीमेंट कर गया बाय 1, ठीक है। फिर 28 आया, ये इंक्रीमेंट कर गया बाय 1। फिर 30 आया, ये इंक्रीमेंट कर गया बाय 1। फिर 40 आया, ये इंक्रीमेंट कर गया बाय 1। फिर 50 आया, ये इंक्रीमेंट कर गया बाय 1। फिर उसके बाद आपके पास 60 आया, 60 के बाद आपकी DQ की कमांड चली, DQ की कमांड क्या करेगी कि उसने ये वैल्यू रिमूव कर दी एंड FQP इंक्रीमेंट कर गया बाय 1। अब देखो FQP इस केस में किधर पॉइंट कर रहा है, FQP नाउ पॉइंट्स टू नेक्स्ट आइटम टू बी डिलीटेड, टू बी डिलीटेड। उसके बाद दोबारा से DQ हुआ एंड FQP इंक्रीमेंट कर गया बाय
1। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके पास 60 के बाद वैल्यू 70 NQ हुई, एंड ये वाला जो है क्या कहते हैं इंक्रीमेंट कर गया था और ये वैल्यू 7। अच्छा अब देखो जब आपने 80 इंक्रीमेंट करना है तो 80 के लिए तो वो खत्म हो गई है। अब क्या होगा कि ये वापस सर्कुलर एक्शन दिखाएगा अपना, एंड ये घूम कर वापस इस इंडेक्स पे आएगा। ये किस केस में घूम के वापस आएगा कि नीचे स्लॉट्स एम्प्टी हो, ओनली इफ देयर इज स्पेस अवेलेबल, वरना ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वरना ये नीचे नहीं आएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 80 ऐड होगी, वैल्यू 80 ऐड हो जाएगी यहाँ पर, एंड ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पर। अब जब 90 ऐड हुई है ना तो ये दोबारा से इंक्रीमेंट नहीं करेगा इसको, ये फिर इधर आकर रुक जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है अब आपकी लिस्ट फुल हो गई है। आपको पता है डेटाबेस में से कैसे रीड किया जाएगा, डाटा एक क्यू में किस तरह से रीड किया जाता है। मैंने लिंक लिस्ट में इधर जो है मैंने बताया था कि यहाँ पे डाटा जो है इट इज रेड फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स अंटिल टीएसपी। सारी क्यूज के अंदर पता है डाटा किस तरह से रीड किया जाता है, डाटा इज रेड फ्रॉम FQP अंटिल EQP। अब देखना किस तरह से डाटा का सीक्वेंस नहीं गलत हुआ इधर, 30 40 50 60 70 80 90। FQP की फाइनल EQP की फाइनल पोजीशन क्या बनी थी आपके पास, EQP की फाइनल पोजीशन आपके पास ये है कि EQP फाइनल जो है आपके पास आया है एट पोजीशन नंबर 2, जबकि FQP की फाइनल पोजीशन क्या है, FQP की फाइनल पोजीशन है 3। तो क्या किया उसने कि 30 40 50 60 70 के बाद 80 एंड 90 यहाँ घूम के वापस नीचे आ गया, 7 के बाद वापस घूम के नीचे आया, एंड फिर यहाँ से उसने डाटा रीड करना शुरू किया। ये समझ में आता है तो आपसे बताइएगा। कि जो डाटा है, अगर डाटा रीड किया जा रहा है, डाटा आउटपुट किया जा रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर क्यू, लिनियर क्यू में भी और सर्कुलर क्यू में भी डाटा रीड किया जाता है फ्रॉम द FQP अंटिल द EQP। इधर भी क्या होगा, डाटा आपका यहाँ पर FQP से शुरू होगा एंड EQP तक डाटा रीड किया जाएगा सीधी लाइन में। और इधर क्या हुआ कि FQP शुरू हुआ, FQP वैल्यू 3 पे था, 30 40 50 60 70 80 एंड 90। सर्कुलर एक्शन इसने दिखाया, ऊपर से नीचे आया वापस, और फिर उसके बाद इसने EQP तक डाटा रीड किया। इंडेक्स नंबर 3 से लेते हुए घूमकर मैक्स इंडेक्स से होकर वापस वहां पर आकर उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 तक डाटा रीड किया गया। सही। समझ में आया? हम्म। अच्छा, जल्दी समझ लेते हो आप, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके पास स्टैक्स क्यूज हो गई, ये हो गया, एंड अब इसके बाद जो आपके पास थर्ड पार्ट रहता है इसका, विच इज़ द फाइनल डाटा टाइप, एंड दैट इज लिंक्ड लिस्ट, जिसका मैं आपको कोड दिखा रहा पार्ट था। से इसके इसके पार्ट्स आपके पास तो बल्कि सच एक्स्ट्रा डाटा टाइप तो आपको तो बाइनरी ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा, तो वो हम जो है क्या कहते हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे, लिंक्ड लिस्ट। तो यार ये तो मैं सोचा ही नहीं, मैंने आपको ये भी पढ़ाने हैं अभी। मैं सोच रहा था कि बस ठीक है पेपर 2 का कंप्लीट हो गया, वो पेपर 3 और पेपर 4 के आगे जाके जोड़ रहा है। अच्छा खैर कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। देखो आपके पास जो है ना इस लिंक लिस्ट का एक हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है नोड। ये नोड जो है ना इसके दो हिस्से होते हैं, ये इसका पॉइंटर होता है एंड ये इसका डाटा वैल्यू एरिया होता है। यहाँ पे इसकी डाटा वैल्यू स्टोर की जाती है, एंड यहाँ पर जो है आपके पास होता है, और ये जो पूरी चीज़ बनाई गई है ना ये पूरी चीज़ कहलाती है नोड, वेयर द डेटा स्टोर्स द वैल्यू, डाटा वैल्यू स्टोर कर रहा होता है, एंड जो PTR है जो पॉइंटर है पॉइंट्स टू नेक्स्ट डाटा वैल्यू, अगली डाटा वैल्यू की तरफ ये नोड पॉइंट कर रहा होता है। अब इसका सवाल कैसे आएगा पेपर 2 के अंदर, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एंड इसी के थ्रू जो है इसके आगे पूरा का पूरा इसका कोड है, लेकिन कोड बहुत आगे की चीज़ है जो इसके डायग्राम से। ये जो है ना
इनके डायग्राम से काफ़ी तक इसका कोड लिखा जा सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है इनका कोड लिखना, लिनियर इनका कुछ नहीं है। इनका कोड जो है ना सर दर्द है। एंड यकीन करो जब हमारा पेपर होता था मुझे याद है, तो हम दुआएं मांगते थे कि ये ना आ जाए, जो हमारा जब कैमरे का पेपर था कि ये ना आए, क्योंकि सच बात है नहीं किया जाता, लेकिन शुक्र नहीं आया था। अच्छा, सवाल आपको कैसे आएगा कि आपको यहाँ पर एक बना के दिया जाएगा स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर होगा एक। उसके बाद इधर नोड्स बने हुए होंगे, इस तरह से आपको नोड्स बनाकर दिए जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, ये एरो बन गया। एक सेकेंड, इसको नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते ताकि बड़े से हो जाए नोट्स, ठीक है। एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी आ गई ये। अच्छा, ये आपके पास कुछ नोट्स बन गए। इन नोट्स की इंडेक्सेस बयान की जाती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और इनके अंदर वैल्यू स्टोर्ड होंगी आपके पास इस तरह से, लाइक बी डी एफ सी एफ सी एंड ई ए। अब लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करके आपने इनको सॉर्ट करना है, जैसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है आपका। तो क्या किया जाएगा कि आपके पास एक 2D अरे बनाई जाएगी, या फिर एक एरे बनाई जाएगी जिसके अंदर के रिकॉर्ड डेटा टाइप स्टोर किए जाएंगे, जिसके दो एलिमेंट्स होंगे। एक एलिमेंट उसका कहलाएगा द नोड, लाइक वो रिकॉर्ड का नाम होगा नोड। एक एलिमेंट होगा उसका पॉइंटर, एक पॉइंटर और एक होगा डेटा, वो जिस तरह से वो अभी क्वेश्चन में नहीं था उसी तरह से। इस तरह से इसके दो हिस्से आपके पास आ जाएंगे। हिस्सा नंबर 1 इज द डेटा वैल्यू, हिस्सा नंबर 2 इज द पॉइंटर। एंड इधर जो है ये जो ब्लैक में लिखी हुई है ना ऊपर, ये इंडेक्सेस हैं। अब देख रहे हैं ये एरे के अंदर में इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, दिस वन थिंग, दिस थिंग, ये पूरी की पूरी एक चीज जो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स वन नोड, वन नोड। सही नहीं लिखा गया कि ये आपके पास जो है, ये आपके पास एक नोड रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक इंडेक्स के थ्रू। अब सिनेरियो क्या है कि इसके अंदर वो कहता है हमसे कि आपके पास वैल्यू स्टोर्ड हैं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, बी डी एफ सी एफ सी ई एंड ए। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि मुझे बताओ सबसे पहले वैल्यू इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सी होती है, या आपने खुद को मेरे साथ साथ कराना है, कौन सी होती है सबसे पहले ए इनमें से? ए, ए जी। तो इधर जो स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल आपको दिया जाएगा ना, स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल आपने सेट कर देना है 6 पर, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 6 पे। एंड क्या होगा कि बेसिकली ये जो है ना जाकर स्टार्ट पॉइंटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा पीछे करके बनाते हैं, आपको डायग्राम ड्राइंग भी आएगी इसकी। स्टार्ट पॉइंटर जो है वो इधर आकर ए के डाटा वैल्यू की तरफ पॉइंट करेगा। स्टार्ट पॉइंटर सेट हो गया 6 पे। मुझे बताओ ए के बाद क्या आता है, बी वो कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 1 हाँ, तो यहाँ इसके पॉइंटर पे आप लगा देना 1। ए डाटा नोड पॉइंट्स टूवर्ड्स दी, आपके क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर 1। ये इंडेक्स नंबर 1 की तरफ पॉइंट करता है, तो आप इसको 1 की तरफ पॉइंट करा देंगे। अब मुझे बताओ बी के बाद क्या आता है? सी सी कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 4
तो इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द फोर्थ इंडेक्स। तो अगर मैं अब यहाँ से बनाऊंगा तो कट जाएगा, खैर देखते हैं, ये इधर आ जाएगा एंड ये से इसकी तरफ पॉइंट कर दिया। सी के बाद क्या आता है? डी डी हाँ हाँ, तो सोचने वाली क्या बात है। और डी कौन से पे पड़ा हुआ है? वो खुला हुआ था। हाँ, डी पड़ा हुआ है 2 पे। अच्छा, तो ये यहाँ पे आके टू की तरफ पॉइंट करेगा एंड सॉरी, सी जो है, सी विल नाउ पॉइंट टूवर्ड्स द सेकंड इंडेक्स। उसके बाद डी के बाद क्या आता है? ई। हम्म, तो डी के बाद जो है आप इसको पॉइंट कराओगे ई तक। ई जो है आपके पास फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, तो डी जो है इट विल नाउ पॉइंट टुवर्ड्स द फिफ्थ इंडेक्स। एंड बताओ ई के बाद क्या आता है? एफ। एंड एफ कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 3। हाँ, तो ये अब थर्ड इंडेक्स की तरफ पॉइंट करेगा। इसका पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टुवर्ड्स द थर्ड इंडेक्स। ये इधर आ गया एंड एफ के बाद क्योंकि खत्म हो जाती है तो आप यहाँ पर ये नल पॉइंटर ड्रॉ कर दोगे एंड यहाँ पर भी नल पॉइंटर ड्रॉ हो जाएगा। इसकी वैल्यूज ये वाली जो है ना, समटाइम्स वो इस डब्बे में लिखवाता है आपसे, इस तरह ड्राइंग करने के बजाय आपको इस डब्बे में लिखवा देता है वो आपसे। लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर लिंक लिस्ट का डायग्राम बन गया where this represents the end of list। पेपर में से हम डायग्राम ऐसे ही आएंगे मतलब? पेपर टू में डायग्राम इस रंग के आएंगे। सर मुझे कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है, ये बहुत फालतू चीज लग रही है। ये आपको भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, अभी आप इसका कोड पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये क्या हो रहा है। ये बेसिकली जो है, अब आपने जैसे से आपने देखा होगा कि डाटा वैल्यूज नहीं मूव की, एरे में इसी तरह लिखी हुई है ना, हम्म। लेकिन हमने सारी सॉर्ट कर दी हैं। अब देखो किस तरह से डेटा एक्सेस हो गया। स्टार्ट पॉइंटर इज एट सिक्स, सिक्स से शुरू किया, सिक्स के बाद पहली वैल्यू कौन सी आ रही है? सिक्स से पॉइंट करना टुवर्ड्स द वन, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है बी, बी पॉइंट कर रहा है फोर की तरफ, फोर पे पड़ा हुआ है सी, सी पॉइंट कर रहा है टू की तरफ, टू पे पड़ा हुआ है डी, डी पॉइंट कर रहा है फाइव की तरफ, फाइव पे पड़ा हुआ है ई पॉइंट कर रहा है थ्री की तरफ, उस पे पड़ा हुआ है एफ। इस तरह से वो डाटा जिसको कि अभी तो ये अल्फाबेट्स है ना, अगर ये इस तरह का डाटा हो जिसको कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कलर्स विद रेफरेंस टू पब्लिक चॉइस, या विद रेफरेंस टू कलर्स विद रेफरेंस टू, फॉर एग्जांपल आप कह लो आर्टिस्ट की परचेजिंग चॉइस पे कह लो, इनको आप किस तरह से सॉर्ट कर सकते हो? कोई बबल सॉर्ट तो नहीं लगाया जा सकता इसके लिए, अनलेस आपके पास कोई वैल्यूज का टेबल ना मौजूद हो। तो आप पॉइंटर से अपनी मर्जी से इंक्रीमेंट करके उसको अपनी पसंद के ऑर्डर में सॉर्ट कर पा रहे हो। ये पर्पस होता है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का। सही सही। इसकी एरेज पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो थोड़ी सी गलत है, मतलब क्योंकि वो आप बेसिकली ए लेवल के लेवल पे वो आपको ये असल पूरा अगर पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो वो आपको ये एरेज पे इम्प्लीमेंट करा देते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ जो है ना अगेंस्ट द लॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, लेकिन पाइथन में अगेन वो मैटर नहीं करता, बिकॉज पाइथन में एरेज अगेन एक प्योर एरेज नहीं होती पाइथन में आपके पास, वो अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही है लिस्ट के नाम से जो आपको दी जाती है। मतलब उसकी वजह से भी आपको एट द एंड फ़ायदा ये हो रहा होता है कि वो जो एरेज का आपका साइज था ना, वो जो ब्लैंक एलिमेंट से डील करने वाला काम था, वो सॉर्टिंग से डील करने वाला काम था, उससे बचने के लिए कोड बनाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का, जिन्हें कि डाटा स्ट्रक्चर्स आपको कहा जाता है। इनमें बेसिकली आपके प्रोग्राम कोड स्टोर होते हैं, ये आगे एआई में यूज़ होता है, ये उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन बिल फर्ज अभी के लिए आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्चुअली इनके डायग्राम सीखने तक का ही काम था। इससे कोई सवाल है तो मैं पूछ लो। Nope। अच्छा,